आज की वीडियो में नेफ्रॉन की संरचना के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और उससे पहले हम लोग समझेंगे कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन की खोज किसने की और एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन की संख्या होती है और नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है। उसके बाद फिर अपन इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और प्रत्येक भाग का अपन नामांकित करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या है, पहले अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। नेफ्रॉन आपने देखा होगा कि हमारी जो किडनी होती है उसमें ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब नेफ्रॉन क्या है, मतलब इसका कार्य क्या है, ये है क्या चीज़। तो जो नेफ्रॉन है एक उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। तो आपको अगर कोई भी पूछे कि नेफ्रॉन क्या है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई है नेफ्रॉन। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि नेफ्रॉन जो है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी अपन उसको बोल सकते हैं। तो आप इसको दूसरे रूप में भी अपन लिख सकते हैं कि क्रियात्मक एवं संरचनात्मक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी अपन इसको कह सकते हैं। किसको? नेफ्रॉन को। तो देखो, नेफ्रॉन के दो रूप हो गए। पहला अपन इसमें समझ सकते हैं कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई है, यानी कि सबसे छोटा पार्ट है। किसका बेटा? उत्सर्जन तंत्र का। और नेफ्रॉन ही क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है उत्सर्जन तंत्र की। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाई, नेफ्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो नेफ्रॉन की खोज विलियम बोमेन ने की थी। विलियम बोमेन ने इस नेफ्रॉन की खोज की, जो कि एक अंग्रेज सर्जन थे। तो अगर नेफ्रॉन की खोज के बारे में किसी वैज्ञानिक का नाम पूछा जाए तो वो अंग्रेज एक सर्जन थे जिनका नाम था विलियम बोमेन। इन्होंने नेफ्रॉन की खोज की। अब आता है कि एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो एक वृक्क में जो नेफ्रॉन है 9 से 10 लाख होते हैं। इनकी संख्या एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके वृक्क में यानी किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है 9 से 10 लाख होती है। ठीक है, अब आते हैं भाई नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है। तो नेफ्रॉन का जो दूसरा नाम है इसको वक्राणु भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम वक्राणु भी है। तो देखो, नेफ्रॉन से अगर छोटे छोटे प्रश्नों को देखें तो इतने सारे प्रश्न बनते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी और बोर्ड क्लासों के लिए भी। कई बार बोर्ड में इसका चित्र आता है तो अपन चित्र कैसे बनाना है, बुक में काफ़ी कठिन है, तो अपन इजी वे से चित्र कैसे बनाएंगे। देखिए, करना क्या है, सबसे पहले अपन को बोमेन संपुट बनाना है। तो बोमेन संपुट कैसे बनता है कि अपन एक बनाएंगे प्याला। जैसे अपन खाना खाते हैं ना, तो उस शेप का प्याला बनाते हैं अपन। ये अपन ने एक प्याले का शेप दे दिया। इसको पूरा आपको नहीं मिलाना है, इस प्रकार से आपको मिलाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको ये वाली शेप डालनी है। यहाँ तक ले आइए, बाकी आगे आपको नहीं चलना है। यहाँ तक आप इसके समांतर रेखा दूसरी लेकर के आओ। ये आपकी नलिका हो गई। ठीक है, अब इसके बाद पहले अपन बोमेन संपुट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बोमेन संपुट ये वाला जो भाग है इसको बोमेन संपुट बोलते हैं। जो है ना स्ट्रक्चर, ये वाला कपनुमा प्यालनुमा, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। चलो मैं इसका नाम देता हूँ बोमेन संपुट। ठीक है, इसके अंदर अभिवाही और अपवाही धमनी होती है। वो धमनियाँ इस शेप में होती है बेटा। इस शेप में। और एक नलिका ये एक थोड़ी बड़ी होती है और फिर ये धीरे धीरे पतली हो जाती है। यहाँ पर आकर के पतली हो जाती है। ठीक है,
ये जो मोटी वाली जिसका व्यास बड़ा है इसको बोलते हैं अभिबाही धमनी, ये बोलते हैं अभिबाही धमनी। ठीक है। और ये जो पतली वाली है इसको बोलते हैं अपवाही धमनी। अब प्रश्न खड़ा होता है, ये अभिबाही अपवाही का अर्थ क्या हुआ? जो ब्लड है बेटा वो यहाँ से इसमें प्रवेश करता है और ये इस प्रकार से 50 राउंड्स होते हैं और यहाँ से ब्लड बाहर निकल जाता है छनने के बाद। ठीक है। और जो छना हुआ जो पदार्थ है वो इस बोमेन संपुट में छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा इसमें आ जाता है, इसमें आकर के इकट्ठा हो जाता है, जिसको बोलते हैं अपन बोमेन संपुट। और ये पूरा स्ट्रक्चर यानी कि कंप्लीट अभिबाही धमनी, अभिबाही, अपवाही और बोमेन संपुट, इनको मिलाकर के बोलते हैं मेल पिंगी कोश। ठीक है। चलें आगे। अब आगे देखो, छना हुआ द्रव इस नलिका से आगे बढ़ेगा और इस नलिका को बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये वाली। तो इसको बोला जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है। अब आगे का स्ट्रक्चर समझते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें हेनरे का लूप बनाना है। तो हेनरे का लूप देखो बेटा ऐसे बनता है, यू आकार के शेप में। ये वाला भाग। तो ये जो यू आकार का शेप है, ये यू आकार का शेप है, इसको बोलते हैं हेनरे का लूप। इसको बोलते हैं हेनरे का लूप। ठीक है। यहाँ से छना हुआ ब्लड जाता है ऊपर, ये अपवाही, ये बताओ अपवाही और ये अभिबाही। और फिर आगे क्या करना है, आगे देखो, आगे फिर ये नलिका आगे बढ़ेगी जिसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये देखो इस शेप में आएगी। ये नलिका यहाँ से भी छना हुआ द्रव जाता है यहाँ पर, तो इस नलिका को बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये बोला जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है। अब आगे जाकर के ये संग्राहक नलिका में परिवर्तित हो जाता है। तो संग्राहक नलिका बेटा ऐसे बनती है। ठीक है, ऐसे बनाओ। ये संग्राहक नलिका बन गई। ठीक है। ये वाला जो शेप है इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। और छना हुआ जो रक्त है, हाँ है, वो यानी कि मूत्र के रूप में यहाँ पर आकर के इकट्ठा होता रहता है। ठीक है। तो अगर बोर्ड एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार के कभी नेफ्रॉन का चित्र आए तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है। ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और ये पूरा यू आकार का शेप हैंडल लूप हो गया। तो मैं एक बार आपको दोबारा मैं आपको बोलता हूँ क्लियर। ये वाला जो कपनुमा शेप है इसको बोमेन संपुट बोलते हैं। यहाँ पर ये धमनी आती है, जो जो ये वाला भाग है ये अभिबाही होता है, ये चौड़ा होता है, इसमें रक्त आता ज़्यादा है और ये 50 राउंड में ये घूमता है। और फिर यहाँ पे आकर के इसका संकीर्ण भाग हो जाता है, इसको बोलते हैं अभिबाही धमनी। तो ब्लड आता ज़्यादा है, निकलता कम है। और जो छना हुआ द्रव है वो इस बोमेन संपुट में आता है और यहाँ से फिर ये समीपस्थ कुंडली नलिका में होता हुआ और ये हेनरे का जो लूप है इसमें होता है और यहाँ पर जल का अवशोषण होता है और फिर दूरस्थ कुंडली नलिका में के बाद इस संग्राहक नलिका में मूत्र आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसके कुछ छोटे छोटे MCQ प्रश्न थे जो मैंने अभी आपको बताए। धन्यवाद।